नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 एक बर्बरतापूर्ण असंवैधानिक प्रावधान है या नहीं है, इस बारे में आपके साथ चर्चा करूंगी और आपको इसके प्रावधान बताऊंगी कि सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इज़ बार्बेरियस एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये सवाल बहुत उठाया जाता है क्योंकि एक्चुअली कहा जाता है कि बार्बरिस इसलिए कहा जाता है असंवैधानिक क्योंकि अनुच्छेद 14 में कहा गया कि सब समान हैं और सबको विधि का समान संरक्षण प्राप्त है। बट इसमें एक्चुअली ये कहा जा रहा है कि विवाह का एक पक्षकार अगर दूसरे के साथ रहना छोड़ देता है तो ज़बरदस्ती उसको दूसरे के पास रहने के लिए मजबूर किया जाएगा। तो आज इसी प्रावधान को हम पढ़ेंगे। धारा 9 में दाम्पत्य अधिकार की प्रस्थापना की संवैधानिकता और निष्पादन की, हम इसका कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या है और एग्जीक्यूशन ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स कैसे कर सकते हैं, इसी के बारे में आज का लेक्चर हम पढ़ेंगे। दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्थापना का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 के अंतर्गत संवैधानिक है या उनका उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक। इस संबंध में जो सबसे पहला केस आया था वो क्या आया था, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का टी सरिता बनाम वेंकट सुब्बैया का। इसमें जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट है उसने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था बिकॉज इट इज़ वायलेटिव एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट held that Section 9 of the Hindu Marriage Act should be declared as unconstitutional for the reason that the remedy of restitution of conjugal rights provided by that section is a savage and barbarous remedy, violating the right of privacy and human dignity guaranteed by Article 21 of our Constitution. Thus court declared Section 9 null and void। इसलिए न्यायालय ने उसको अकृत और शून्य घोषित कर दिया था क्योंकि ये एक जंगलीपन और बर्बरता से भरा हुआ उपचार है, ये मानते हुए। परंतु हरविंदर कौर बनाम हरमिंदर सिंह के वाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया था 1984 में कि नहीं, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अंडर सेक्शन 9। सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार के केस में यह 1984 का है। उच्चतम न्यायालय ने टी सरिता के निर्णय को उलट दिया और हरविंदर कौर के निर्णय की पुष्टि कर दी और कहा कि धारा 9 संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के उल्लंघन में नहीं है। इट इज़ नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री के उद्देश्य को सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाए, कोर्ट सेट कि अगर हम इसको पर्पस ऑफ द डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स को हम इसके प्रॉपर पर्सपेक्टिव में समझेंगे तो इसके उल्लंघन के मामले में निष्पादन के तरीकों को दिमाग में रखा जाएगा तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं लगेगी। इफ़ द मेथड ऑफ एक्सिक्यूशन इन केसेस ऑफ डिसओबीडियंस इज केप्ट इन माइंड देन इट विल नॉट बी लुक लाइक अ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कोर्ट ने आगे कहा कि नहीं, दाम्पत्य अधिकार अर्थात पति या पत्नी का अपने जीवन साथी के साथ पाने का अधिकार केवल अधिनियम की देन नहीं है। ऐसा अधिकार विवाह जैसी संस्था में अंतर्निहित है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 में इसको उत्पीड़न का माध्यम बनने से रोकने के पर्याप्त बचाव उपलब्ध हैं क्योंकि वहाँ पे कहा गया है कि युक्तियुक्त कारण होना चाहिए तभी आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स देंगे। तो अगर युक्तियुक्त कारण नहीं है तो आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री देंगे वरना फिर नहीं देंगे। तो इसलिए वहाँ पे उसको उत्पीड़न बनने से रोका गया है। अगर आप किसी रीजनेबल ग्राउंड के कारण अलग रह रहे हैं तो इट्स ओके, तो कोर्ट आपको बाध्य नहीं करेगी कि आप वहाँ जा कर के रहें। अब हम इसकी डिक्री के निष्पादन का ढंग पढ़ते हैं तो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। In a decree of restitution, the party against whom the decree is passed cannot be compelled physically to restore cohabitation। उसको ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता कि फिजिकली आप जो है जाकर के संभोग की क्रिया को प्रारंभ कीजिए। अ कोर्ट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू डायरेक्ट दैट द वाइफ और हस्बैंड बी बॉडीली हैंडेड ओवर टू अदर स्पाउस एंड रेस्ट्रेन हिम और हर ऑफ लिबर्टी until he or she is willing to render him or her conjugal rights। जब तक कि मैं स्वयं तैयार ना हूँ कि मैं दूसरे की जो वैवाहिक जो अधिकार हैं उनको देने के लिए जब तक आदमी प्रॉपरली तैयार ना हो तब तक कोर्ट जो है ज़बरदस्ती उनको उठा करके शारीरिक रूप से दूसरे व्यक्ति के पास नहीं पहुंचा सकती कि वहाँ पे जा कर के उसकी स्वतंत्रता से उसे वंचित नहीं कर सकती। इसकी जो डिक्री है उसके जो प्रावधान हैं उसकी एग्जीक्यूशन के वो ऑर्डर 21 के रूल 32 एंड 33 यानी नियम 32 और 33 में दिए गए हैं जहाँ पे जाकर के कोई व्यक्ति इसका निष्पादन करा जा सकता है। तो इसके आज्ञानुवर्तन करने में जानबूझकर असफल है, मतलब अगर आप इसका डिसोबीडियंस करते हैं विथ विलफुली आप इसका डिसोबीडियंस करते हैं तो वहाँ पे एकमात्र दंड की जो व्यवस्था है वो संपत्ति की कुर्की है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है।
इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि पुलिस आएगी तो आपको उठा के ले जाएगी, दूसरे के घर में रख देगी या आपको जेल में डाल दिया जाएगा। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। केवल और केवल संपत्ति की कुर्की की जा सकती है और एक सर्टेन टाइम के बाद अगर इस डिग्री का पालन नहीं होता है तो आपकी संपत्ति को बेचने का आदेश दिया जा सकता है दूसरी पार्टी को कंपनसेशन देने के लिए। अदरवाइज़ देयर इज़ नथिंग कि आपको उठा के रख दिया जाएगा, आपके साथ ज़बरदस्ती की जाएगी शारीरिक संभोग करने की। दैट्स वाई इट इज़ नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल। ये केवल एक जो इसका हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इसका जो उपयोग है वो यही है कि इससे एक टाइम मिलता है कि आप आपस में सुलह समझौता कर सकते हैं। विवाह को बचाए, विवाह जैसी संस्था को बचाने के लिए इस प्रावधान को इसमें रखा गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रावधान है जिसका अक्सर प्रयोग किया जाता है। हाँ, आज की डेट में इसका जो मैक्सिमम प्रयोग यही होता है कि पहले रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री ले लो, फिर देन डाइवोर्स की डिग्री ले लो, क्योंकि डाइवोर्स डायरेक्ट देने में कोर्ट काफ़ी परेशान करती है। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स फिर डाइवोर्स की डिग्री पारित करवाई जाना आसान हो जाता है 1 साल के बाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो अभी क्लियर नहीं हुआ है दोनों टॉपिक्स को सुनने के, दोनों लेक्चर्स को सुनने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल के वो सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।